हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्हार एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ये त्रैमासिक परीक्षा हेतु क्वेश्चन बैंक पर बनने वाली है। और ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, और विषय गणित का बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं में त्रैमासिक परीक्षा के जो मैथ्स का जो पेपर होने वाला है कल, उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, उसका मैं फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेकर चलने वाले हैं, A to Z। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक जहाँ से यहीं से आप लोगों के लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में कैसा क्या क्या दिया है। तो देखिए बच्चा, सबसे पहली बात कि ये ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं मैथ्स का है। समय 3 घंटे का पेपर होने वाला है। पूर्णांक 75 मार्क्स का है। आपके 6 चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं। वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ और त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से ये सब 12 मार्क्स के आने वाले हैं। यहाँ पर 13 मार्क्स का आने वाला है। त्रिभुज से आप लोगों का 13 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सही विकल्प 6 प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान 6 प्रश्न रहेंगे, सत्य असत्य के 6 प्रश्न रहेंगे, सही जोड़ी के 6 प्रश्न और एक वाक्य में उत्तर देने वाले 6 प्रश्न। और 2 अंक के प्रश्नों की संख्या आप लोगों के पास रहेगी बेटा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक के 12 प्रश्न रहेंगे ताकि उनके 24 अंक बने। और 3 अंक के प्रश्नों की संख्या आपके पास 3 रहेगी ताकि 9 अंक मिले, और सब में अथवा मिलेगा। 4 अंक के प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, 4 या 12 मार्क्स का होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे प्रश्न के सॉल्यूशन बता दूं, फिर भी देखते हैं हम लोग कितने चीज़ों को कवर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखो सबसे पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और इसमें 1 अंक वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का HCF क्या होगा? देखो, तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप लोगों को पता है जब भी ऐसी बड़ी वैल्यू दी जाती है तो आपको सबसे पहले बेटा ये 404 में भाग दिया जाता है किसका? 96 का। तो अगर 96 का भाग देते आप लोग तो 4 बार जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ से 0, ठीक, 10 में से 8 गया तो आपका 20। ठीक है, फिर आपको 96 यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर 4 बार जाएगा आपका, फिर आप लोगों का यहाँ पर 16 बच जाएगा, 16। ठीक है, फिर 96, फिर आपको यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया आपका 16, 16। फिर यहाँ पर बचा बेटा 4, और यहाँ पर फिर से आपको 16 उतारना पड़ेगा। 4 4 16, जब तक कि पूरा भाग नहीं जाता। मतलब ये हमारा HCF कितना गया? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो 96 और 404 का HCF 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। 12 और 15 का HCF कितना होगा? तो इसमें भी अपन वैसे ही भाग देकर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे भाग देते हैं। ये 15 हो गया और ये हो गया आप लोगों का 12। ठीक है, 12 का 12 बचा 3, फिर से अपन यहाँ 12 उतार देते, 3 4 12। तो हमारे पास ये जो भाजक होता है ये आपका HCF होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3। तो कैसे LCM और HCF फाइंड करते हैं, आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होता है? एक फार्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF।
इस फार्मूले से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 32 इजिकल टू एलसीएम कितना दिया 8 और एचसीएफ आपको निकालना है। तो 8 एक 8 832। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में बात करते हैं। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। तो फ्रेंड्स 4 और 7 का जो एचसीएफ होता है ये होगा फ्रेंड्स 1। ठीक है। चलिए देखिए संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो एलसीएम निकालते। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है 5, 15 और ये आपका हो गया 20। सबसे पहले 5 से भाग जाएगा 5 का 5, 5 तिया 15 और 5 चौ 20। फिर आप लोग 3 और 4, 3 चौ 12, 4 पंचे 20। तो एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 20। एचसीएफ की बात करते हैं फ्रेंड तो एचसीएफ आ जाएगा आप लोगों के पास देखो फिर 3 4 ठीक है 5 देखो 5 से भाग 5 का 5। 15 की बात करते हैं तो 5 तिया 15 ठीक है और यहाँ पर 3 का 3 और 20 की बात करते हैं 20 5 चौके 20 2 दूनी 4 बात वो होगी 2 का 2। तो 2 सभी में क्या कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ होगा आप लोगों का 5 और एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ की बात करते हैं एलसीएम आया था आप लोगों का 20 और एचसीएफ की बात करते हैं 5। 5 का 5 5 चौके 20। इसका राइट आंसर 4:1 होना चाहिए था जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है 4:1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी संख्या कैसी है अपरिमेय है। जितनी भी संख्या दिख रही है ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 15, 12 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो आप लोगों को इसको निकाल के देख लेना है। देखो कैसे निकालेंगे अपन लोग 12, 15 और 21 छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे पहले। तो हम लोग 2 से तो जाएगा नहीं 3 से देते 3 चौ 12 3 5 15 3 7 21। ठीक है। इनमें पर्टिकुलर 4 5 7 से ही भाग जाएगा तो अपन गुना कर लेते हैं 4 पंचे 20 और 7 21 21 20 गुणित 21। तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 420। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 420। ठीक है। कैसे हल करना है आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर 420। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तथा उनका एचसीएफ 3 है तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको देखो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 135 देखो 135 दो संख्या का गुणनफल 135 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 3 से कट जाएगा देख लेते हैं 3 चौ 12 13 3 5 15। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा इसका 45 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 17 23 और 28 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एक ही कॉमन फैक्टर होता है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 11 व 13 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो 11 और 13 का एचसीएफ भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखो कैसे निकालना है 8 देखिए फ्रेंड्स ये हो गया आप लोगों का 8 9 और ये हो गया आप लोगों का 25। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सभी में 8 में अगर 2 का भाग देते तो 2 चौके 8 फिर आपका 9 जैसे का वैसा 25 जैसे का वैसा फिर 2 का देते तो 2 दूनी 4 2 9 फिर नहीं होगा फिर 9 जैसे का वैसा 25 जैसे का वैसा फिर 3 का जाएगा। इसीलिए अपन एक काम करते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों का। कैसे मल्टीप्लाई 25 गुणित 9 गुणित 8। ठीक है। देखो फ्रेंड्स कि 9 5 45 की 5 हासिल का 4 9 दूनी 18 19 20 21 22 225 गुणित कर देते हैं अपन
8। तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की शून्य हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 17 18। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, जो कि आपके सी आंसर में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1800। अगर आप क्वेश्चन को भी बनाते कैसे हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं तो आपसे उधर के भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से वॉच करो बेटा, ताकि आप लोगों एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए। ठीक है, इनको बिल्कुल भी रट कर नहीं जाना है, इनको आपको समझना है कि कैसे प्रश्न को बनाते हैं और वहाँ पर बनाकर आपको टिक करना है। हो सकता है कि आपके जो टीचर लोग हैं वैल्यू चेंज कर दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? तो 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो अपन इसको पहले निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ये आप लोगों का हो गया 15, ठीक, और ये हो गया आपका 20। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या, तो 3 का 4 का, ठीक है, अपन 5 का भाग देते थे। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौ 12 और 12 पंचे 60। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स कि संख्या 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान कितना होगा? तो इसके एचसीएफ का मान कितना होगा? 1 होगा। रूट 2 एक कैसी संख्या है? तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा? तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। 225 में अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देते हैं 135 का, तो 135 का 135, 5 0, 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 जाता है तो आपका 9 बचेगा। ठीक है, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, 2 में से 2 गया 0। फिर 90 का भाग देंगे 135 में, तो 135 का 90 का 90, ठीक है, तो यहाँ पर बचा 5, 13 में से 9 गया तो बचा फ्रेंड्स आप लोगों के पास 4। अब 45 का भाग काय में दे देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90। तो आपका ये जो भाज्यक होता है 45, यही आप लोगों का आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45। ठीक है, 3√2 एक कैसी संख्या है? तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो एचसीएफ ए और एलसीएम तो ये हो जाएगा इजिकल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बस इसमें आप लोगों को ये लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात, अच्छा प्रश्न क्रमांक 3 आ गया अब आप लोगों का। यहाँ से एक एक प्रश्न तो बनना निश्चित हो गया फ्रेंड्स की सबसे पहली बात, सही विकल्प में से एक प्रश्न आएगा, खाली स्थान में से एक प्रश्न आएगा। थर्ड, सत्य और असत्य। सत्य असत्य की बात करते हैं तो सत्य सत्य क्या होता है? पहली बात, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का सत्य है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, जो कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको उधर में पूछा गया है, तो ये सत्य है। और आपको यही प्रश्न अगर आता है तो आपको यही लिखना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 15 और 21 का एलसीएम, 15 और 21 का एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले 3 से भाग चले जाते हैं, 3 5 15 की 5 हासिल के 3 7 21, 7 5 35 और 35 दिया 105, बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। ये आप लोगों का थर्ड नंबर का असत्य हो जाएगा। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये तो बिल्कुल ये भी सत्य है। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है। तो सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं क्या सच में 13 होता है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा 26 और 91 का एचसीएफ। तो आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स कि 91 में किसका भाग दे देना है 26 का। तो 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, 3 बार चल जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 6 तिया 12 देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 26 का भाग देते थे 3 बार,
3 छः 18 की 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौ 24 की 4 हासिल का 2 और 6 दूनी 12, 13 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो 78 आ गया था आप लोगों के पास, 78 91 में से 78 जाएगा तो आप लोगों के पास 13 बचेगा। और ये फिर से आप लोगों को 26 उतारना है, 13 दूनी 26। तो देखो एचसीएफ कितना आया 13, तो उसने सही बोला है कि 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को भाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये भी आप लोगों का सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सत्य सत्य भी देख लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाएगी। तो देखिएगा सही जोड़ी कैसे मिलाना है। यहाँ पर बहुत इजी सही जोड़ी दी फ्रेंड्स, कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो दिया है कि √2, देखो 306 और 657 का एचसीएफ कितना होगा। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर 9 और 27 का एलसीएम उससे बड़ी संख्या होती है। तो ये 9 और 27 का एलसीएम हो जाएगा आपका 27। √2 कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। ये तीनों आप लोगों के यहाँ, अगर आप 3 प्रश्न को देखते तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने कन्फर्म है, ठीक है। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहली बात, 90 और 40 का एचसीएफ याद कीजिए, ठीक है। तो 94 और 40 का क्या याद करना है आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ याद करने के लिए अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है। तो 94 बड़ी है, उसमें आप लोग किसका भाग दे देंगे, 40 का। तो 42 आप लोगों का 80 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर अपने को 40 उतारना पड़ेगा। 14 दूनी 18, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, तो ये आप लोगों का 28। तो यहाँ पर आप लोगों का फिर से 12 बचा, ठीक है। फिर 12, फिर आप लोगों के पास यहाँ पर कितना बचा, 14, ठीक है। तो 12 का 12। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, 14 ये हो गया 12, 12 का 12, फिर बचा 2। फिर बताओ बेटा, यहाँ पर उतर जाएगा आप लोगों का 12, 2 छक्का 12। तो देखो आया कितना, 6। तो ये जो 6 आया कितना, 2। तो 2 क्या होगा आप लोगों का एचसीएफ होगा। तो इसका राइट आंसर आप एक वाक्य में लिख सकते हैं पूरा बना के कि 2 इसका एचसीएफ होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है बेटा। तो आप लोगों को 156 को ऐसे तोड़ना है, 156, ठीक है। और फिर आप लोगों को यहाँ से 2 सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। 2 चौ 12, 2 चौ 12, 2 साती 14, फिर बचा 1, 2 8 16, ठीक है। 2 तिया 6 7, 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो आपको क्या आंसर देना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल। ये आप लोगों का संबंध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा। तो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा 12 और 30 का एलसीएम, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 छक 12, 2 15 30, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 2, फिर 5, 2 का 2, फिर 5, फिर 5 से जाएगा, 5 का 5, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा आप लोगों का, इसका एलसीएम आएगा 60। √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है, हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा। तो 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो वही सेम प्रोसेस, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 2 साती 14 0, 2 35 70, फिर 5 50 से 35 और 7 का 7। आप लोगों को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है।
संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये भी प्रश्न बन जाएगा। 156 ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो सेम दूसरा प्रश्न और 8वां प्रश्न सेम है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 2 अंक वाले प्रश्न में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है फ्रेंड्स, कि मैंने अभी आप लोगों को जो बताया था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये वाला प्रश्न देखो, अगर आपको ये आता है तो आपको जैसे का वैसा लिखना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कौन सा, कि एक प्राकृत संख्या एक अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बस इतना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलो संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अब आप लोग इसको बना ही लेंगे। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5005। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड को भी आप लोग बना सकते हैं। 7429 के भी अभाज्य गुणनखंड को आप लोग बना सकते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ याद कीजिए। तो देखो ये शायद ऑप्शन में भी ये प्रश्न आया था। 135 और 225 का एचसीएफ कहाँ पर ये प्रश्न था, ये देखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग इस मेथड के द्वारा जैसे का वैसा सॉल्यूशन वहाँ पर बनाइए बेटा। फिर आप लोगों को दिया है संख्या 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ याद कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ 9 का अलग से निकालना है फ्रेंड्स, और 25 का भी अलग से निकालना है, ऐसा। ठीक है, 3 3 9, 3 1 3, 25 तो 5 5 25 और 5 1 5। अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले, 3 गुणित 3 गुणित 1, और 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले, 5 गुणित 5 गुणित 1। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 1। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को? मेरा मानना है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सीख लिया कि आप लोग आगे के प्रश्न तो आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, 92 और 510 का एचसीएफ याद कीजिए, 5 और 15 का एलसीएम याद कीजिए। ये सब प्रश्न रिपीटेड है ना। 150 तो सब आपको पता होना चाहिए, 510, और सबसे पहले आप लोग इसको 92 से भाग दे देंगे, है ना, और जो भाजक बचेगा वही आप लोगों का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, बाद में संख्या का एचसीएफ याद कीजिए, एचसीएफ एलसीएम याद कीजिए, से संबंधित पूरे सारे आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या 306 और 657 दी है, इजिकल टू एलसीएम नहीं दिया है तो आपको एलसीएम इजिकल टू एलसीएम लिखना है, एलसीएम इनटू में आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ गिवन है 9, तो इनसे 9 में भाग दे देगा, गुना करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखो, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का 12 मिनट। तो 18 और 12 का कुछ नहीं, आप लोगों को एलसीएम ले लेना है। आप एलसीएम ले लेते हैं तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों का आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए संख्या फोरियन पर विचार कीजिए, क्या एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन सब आप लोग बनाकर देख लीजिएगा। 3 अंक वाले भी प्रश्न में से मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रश्न कौन सा आने वाला है। डन है कि एक प्रश्न आप लोगों का एक ये आएगा, एक तो एक √5 को सिद्ध कीजिए, √3 को सिद्ध कीजिए, या √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीज़ आप लोगों को सिद्ध करना है। तो आपको पता होगा कि इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जस्ट इसका अपोजिट मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में मानते हैं, P/Q। फिर अपन लोग बोलते हैं कि Q इज़ नॉट इक्वल 0 है ना। फिर अपन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो हम देखते हैं कि AB² को विभाजित करता है तो AB को भी विभाजित करेगा, है ना। इस तरीके से अपन इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस थ्योरी को आपने कंठस्थ कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन ने चैप्टर नंबर 1 का कवर किया, साथ ही देखते हैं फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 2 को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा चैप्टर नंबर 2 बहुपद। 2 चैप्टर को कवर करेंगे बेटा, क्योंकि समय थोड़ा कम है और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं 2 चैप्टर का सॉल्यूशन बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन, पहला 1 अंक वाले सही विकल्प की बात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ax² + bx के अल्फा और बीटा शून्य है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो आपको पता होगा कि
दो शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ये होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आपको याद ही रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ये आपको क्वेश्चन में भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में, तो यहाँ बोला है रेखीय बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक माइनस बी अपॉन क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा, क्योंकि अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 0, तो ए एक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा, उधर एक्स का मान निकालना है तो माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए, तो इसका राइट आंसर माइनस बी अपॉन ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, तो माइनस 3 उधर जाएगा बेटा प्लस 3 में, और प्लस 3 होगा। जब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का पक्षांतर करेंगे, तो देखो इसका कैसा बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर प्लस 3 आ जाए, एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस रूट ऑफ 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 3, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, कि बहुपद दिया है कि शून्यक होंगे, तो आपको पता है बेटा कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें प्रथम पद होता है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद होता है 10, तो प्रथम पद का गुना अंतिम पद में करना पड़ता है, ये अपने को रफ में करके देखना पड़ता है 10x स्क्वायर, बीच वाले मिड टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है, जिसमें पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो और बीच वाले पद के बराबर हो, तो ऐसी संख्या 5 और 2 है, तो 5x और क्या लिख लेंगे अपन 2x। देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 5 और 2x का गुना कर देंगे तो अपन 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक कर दिया अपन ने, 5x प्लस 2x प्लस में आ गया आप लोगों का 10। अब यहाँ पर दो दो के अपने को पेयर बनाने होते हैं, ऐसे जोड़े बनाने होते हैं, x कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0 के बराबर लेना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि x प्लस 5 सब में से कॉमन ले लिए, फिर x प्लस 2 ले लिए, अब इनके बराबर जब 0 रखते हैं तो x का मान -5 आता है और यहाँ पर x का मान -2 आता है, तो इसके दो शून्य -5 और -2 हो जाएंगे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि -2 और -5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं, बहुपद के लिए घात होगी, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो बहुपद की घात अगर अधिकतम जो घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं, तो आप x का जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 में, अभी 4 है तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 5। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो आपके पास दो शून्यक दिए हैं, जब आपके पास शून्यक दिए होते हैं तो तब आपको अगर द्विघात बहुपद निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है मैं वो बता देता हूँ। आपको इस फार्मूले को याद करना है और आप लोगों से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप लोगों का फ्रेंड्स आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो दो शून्य दिया है -3 और 4, तो इसका मतलब अपन सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 प्लस 4, तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो -3 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखो कैसे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर कैसे पुट करते हैं, ध्यान से देखना कि एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -12। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अगर ये आप लोगों के पास ऑप्शन दिया है तो
ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के पास ये वाला आंसर दिया है, देखिए फ्रेंड्स, आंसर नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो ही आप लोगों को यहाँ से अच्छे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक, चलो तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो किसी बहुपद px के कुल शून्य उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर y अक्ष पर जितने बार बिंदु कट करते हैं उतने उसके शून्य निकलते हैं ना। आपको ये पता होगा कि हम लोग देखो ऐसा बनाते थे, ये आपका 2 अक्ष हो गया, x अक्ष और y अक्ष। अगर आप लोग इसको 2 बार काटते हैं तो आपको पता है शून्यकों की संख्या 2। अगर ये इसको ऐसा 4 बार काटते हैं तो शून्यकों की संख्या 4। तो प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु की संख्या के बराबर होता है, तो इसका आंसर y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, बहुपद 6x² + 13 + 7 की घात होगी। तो बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसकी घात कहलाती है x, जो चर की अधिकतम घात होती है उसकी घात कहलाती है। तो उसकी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो c की वैल्यू देखिएगा, c की वैल्यू 24 है और a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 24/a, तो कितना आंसर हो जाएगा? 24, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि माइनस पहले से लगा है, -b का मान -4/a का मान कितना है? 1। तो ये हो जाएगा +4/1, 4/1 का मीनिंग 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, देखो अब यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन नहीं होता ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें एक से अधिक पद नहीं होते वो बहुपद नहीं होगा। जिसमें देखो केवल इसमें एक ही पद है तो ये बहुपद नहीं है। ये भी आप लोगों का बहुपद है, ये भी आप लोगों का बहुपद है और ये भी आप लोगों का बहुपद है। तो कौन सा बहुपद नहीं है? ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं, मतलब मैं A to Z आप लोगों को बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ, तो आप लोगों के 2 अंक या 3 अंक के भी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। रेखीय बहुपद का शून्यक है, तो इसका शून्यक इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो -b/a होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 बहुपदों का गुणनफल खालिस्तान होता है। 2 बहुपदों का गुणनफल, तो 2 जो बहुपद होता है उसका गुणनफल भी एक बहुपद होता है, ठीक है। एक्स क्या दिया है कि बहुपद x² + 4x के शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो -b की वैल्यू 4/a की वैल्यू 1। तो इसका आंसर -4 आंसर आ जाएगा, -4। अल्फा गुणनफल की बात बोला है, तो गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स? c/a। c की वैल्यू 8/a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 8/1 का मतलब 8 हो जाएगा। यदि बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान याद कीजिए। का एक शून्यक कितना है? -3 है, तो k का मान याद कीजिए। देखो k का मान याद करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि kx का एक शून्यक -3 है तो k का मान याद कीजिए। 1 मिनट फ्रेंड्स, है ना। इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, k की जगह 1 मिनट, k - 1 x² + kx प्लस में कितना हो जाएगा? 1। इसका सॉल्यूशन बेटा थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। फिर भी मैं अगले वीडियो में इसको मैं बता दूंगा। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो घात 1 वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं ना। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक। चलिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक। बहुपद y³ - 2y² - 3y + 2 की घात कितनी है? तो अधिकतम y की कितनी घात है बेटा? 3। तो इसकी भी घात कितनी होगी? 3।
यदि प्रश्न क्रमांक 9, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस बी की जगह -5/- ए की जगह 2, तो इसका मान आ जाएगा -5/2। ठीक है। चलिए अगर मैं सत्य असत्य की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य लिखिए। तो पूरा ध्यान से देखिए बच्चों कि क्या क्या होगा। पहली बात, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक है यदि pk का मान 0 है, बिल्कुल ये सत्य है। एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी इज नॉट इक्वल 0 के रूप का होता है, तो ये भी सत्य है। y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3 0 पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये भी सत्य है। चौथा, शून्यक उस बिंदु x अक्ष का निर्देशांक है जहां x को प्रतिच्छेद करता है, तो ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है। एक रैखिक बहुपद के लिए y इजिकल टू एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा जो x अक्ष को ठीक बिंदु -b/a, ये बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 6, द्विघात क्या दिया है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल 0 के शून्य उन बिंदु के x निर्देशांक है जहां x से निरूपित करने पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो ये भी आप लोगों का सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, घात n के बहुपद के लिए px का ग्राफ x अक्ष से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। घात n के लिए बहुपद px के लिए y इजिकल टू px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये भी सत्य है। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, ये भी सत्य है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी सत्य है। और अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, ये भी सत्य है। मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शन सत्य है, बस एक ही ऑप्शन है प्रश्न क्रमांक 4 यही असत्य है, बाकी सभी यहाँ पर कैसा है, सत्य है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। देखो ध्यान से, सही जोड़ी क्या बोला है कि पहली बात फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है, देखो बेटा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है, तो आपको पता है शून्यकों का योग -b/, ये होता है। ठीक है। के गुणनखंड की बात करते हैं, चलो ये भी मिल जाएगा। त्रिघात बहुपद है तो जिसमें अधिकतम घात 3 होती है, तो उसे अपन त्रिघात बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो इसे अपन रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a है, तो c/a, तो इसके गुणनखंड निकल गए आपके पास x + 3 और x + 3, ये 2 गुणनखंड होते हैं जो गुणनखंड विधि के माध्यम से अपन बना सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 3 होती है। ग्राफ में नीचे आकृति दी गई है, px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो ये x अक्ष को 2 बार काटता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। प्रश्न क्रमांक 5, उन बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो द्विघात समीकरण x² - 3x - 4 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब आप लोग इसके बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे बेटा, आप लोग x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसको हमको ग्राफ विधि के माध्यम से हल करना होता है। घात n के किसी बहुपद के लिए अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, तो ये तो आप लोगों का सत्य है क्या, हाँ बोलना है इसमें। हाँ, घात n के बहुपद के लिए अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। इनके शून्यक निकालने से संबंधित प्रश्न आप लोगों के पास दी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ईजी प्रश्न है। पहला 2 अंक वाला प्रश्न है, 4u² + 8u बराबर में 0 रखना है। 4u को कॉमन लेना है, तो u + 2 बराबर 0, तो 4u के बराबर में भी 0 हो जाएगा और u + 2 के भी बराबर में 0, तो 4u, तो u का मान 0 निकल जाएगा और u का मान -2 निकल जाएगा। बस इसके ऐसे 2 शून्यक बनाना था। शून्यक याद कीजिए। बहुपद x² - 3 के शून्यक याद कीजिए, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा कैसे कि ये x² है फ्रेंड्स, -3 है, इसके बराबर में 0 लिखना है, तो x बराबर में 3 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर के बराबर में एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 3, तो इसके दो शून्यक निकल गए, एक्स बराबर प्लस रूट 3 और एक्स बराबर माइनस रूट 3। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य किसको भी ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स, टी स्क्वायर माइनस 15 इजिकल टू 0, तो टी स्क्वायर इजिकल टू 15, तो अपन स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देते तो प्लस माइनस रूट ऑफ 15, तो टी के दो मान हो गए, एक प्लस रूट 15 और दूसरा माइनस रूट 15। ठीक है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ये वही बात हो गई, ये पूरे प्रश्न आप लोगों के उसी से बनेंगे। बस एक फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट फ्रेंड्स। फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अच्छा बस इतना ही दिखा, बहुपद याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो बहुपद याद करना है तो ये यहीं तक आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, चलिए देखो फार्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस यहाँ पर मान रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 0 बोला है तो माइनस 0x प्लस गुणनफल रूट 5 बोला है तो रूट 5, तो ये आप लोगों का बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आपका आंसर। तो ऐसे करके इन सारे प्रश्नों को बनाना है आपको, 2 अंक वाले प्रश्नों को। 3 अंक वाले प्रश्न गुण्यकों संबंधों को सत्यता की जांच कीजिए, ये भी प्रश्न बहुत ईजी है ना, इनको गुणनखंड विधि से बना लेना है फ्रेंड्स। तो इन सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। हमने आज दो चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, सभी में वही फार्मूला लगेगा, संबंध के सत्यता शून्य याद कीजिए, मतलब गुणनखंड विधि से आपको शून्य याद करना है। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसे मूलों का योगफल और इसे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोगों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।